बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। दोनों हाथों को मिलाएंगे, आपस में रब करेंगे। हाथों से उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर लगाएंगे। संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, मेरे बाद में दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, उन्हें रब करें, आंखों को लगाएं, धीमे से आके। सभी को सादर प्रणाम। आज की दोबारा से आप लोगों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास हमने रखी है और आशा है कि आप सभी लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ क्लासेस कराई थी, लेकिन क्योंकि काफी बच्चे नए हैं इसीलिए हम उन कक्षाओं को दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि हम सब बच्चों को साथ में लेके चल सके। तो आप संयम बना के रखेंगे और धीरे धीरे मेरा प्रयास रहेगा आपको इस बार हम पूरा ही सिलेबस ही करवा देंगे। 11 के 11 सिस्टम हम अपनी कक्षा में करवा देंगे इस बार। तो कोई मुझे बता देंगे मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं वो मैसेज करके बताएं जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, पहली बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपका, क्योंकि 10th तक तो सभी लोगों ने पढ़ा ही है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है। अर्पित जी, भानु जी, शिल्पा, स्नेहा, भावना, तिवारी, प्रिया जी, किरण जी, माधवी जी, धर्मवीर सिंह जी। महर्षि वाले तो सारे ही हैं। जब बाहर के बच्चों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम बिल्कुल बिगिनर्स की तरह ही पढ़ेंगे, बहुत हाई फाई लेवल का हम नहीं स्टडी करेंगे। हाई फाई लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, एकदम से नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स हैं तो हम उनको मद्देनजर रखते ही मैं अपने लैंग्वेज का यूज करूंगा। और आप लोगों को मैं गाइड कर देना चाहूंगा। पुस्तक का नाम दिखाई दे रहा है आपको, मानव शरीर विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता। इनकी पुस्तक अच्छी है ये, लेकिन ये मैंने पढ़ी है इसलिए मुझे अच्छी लगी है। शायद कोई और भी पुस्तक अच्छी हो सकती है, तो
आप कोई भी पुस्तक खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ज्यादातर इस बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हमें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है, एनिमल्स की नहीं पढ़नी है। नहीं तो भैया कुत्ता बिल्ली भैंस की भी एनाटॉमी होती है, पक्षियों की भी एनाटॉमी होती है। हमें उनकी स्टडी नहीं करनी है, हमें ह्यूमन की करनी है। ह्यूमन यानी कि मनुष्यों की, कि मनुष्य के शरीर में किस किस तरीके से शरीर बना है। एनाटॉमी का मतलब कि रचना विज्ञान, किस तरीके से हमारा शरीर बना है। और फिजियोलॉजी मतलब कि किस तरीके से उस शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे कि ये आपको लेफ्ट साइड में जो बॉडी दिखाई दे रही है, कि आप देखा कि शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस हैं, स्किन है, नसें हैं, इस तरीके से फेफड़े हैं, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स है। ये जो अंगों का मिलके बना हुआ है, ये रचना है, इसको एनाटॉमी कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे ऑर्गन्स अलग अलग से दिखाए हुए हैं। अब जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसोफेगस कैसे काम करती है, लंग्स कैसे काम करते हैं, स्टमक कैसे काम करता है, कौन सा एसिड बनता है, कौन कौन से वॉल्व इसमें होते हैं, कैसे इसकी मूवमेंट होती है, खाना कैसे आगे बढ़ता है, लीवर में कैसे बाइल जूस बनता है, कैसे ये ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में अपनी भूमिका निभाता है। यानी कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक्टिविटीज आएंगी फिजियोलॉजी में। और फिजियोलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में, माइक खोल के बताएं, फिजियोलॉजी को क्या कहते हैं? शरीर क्रिया, क्रिया विज्ञान, ठीक है, क्रिया विज्ञान। और एनाटॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? रचना विज्ञान। रचना। बहुत बढ़िया, शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान। तो ये हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं बार बार इसी टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्यों फोकस करता हूँ, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भैया, उसमें भी टॉपिक है ये। हम डिप्लोमा कर रहे हैं, हम एमए की स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी के लोग भी हैं हमारी कक्षा में जो पीएचडी कर रहे हैं और फिर भी वो हमारी कक्षा में आए हैं। तो ये ऐसा विषय है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हर कोई इसका अध्ययन कर सकता है और हर किसी को ही बेनिफिट मिलेगा इसके लिए स्टडी करने में। क्यों? क्योंकि हम सभी योग डिपार्टमेंट से हैं, और योग डिपार्टमेंट से हैं तो हम सब का लक्ष्य क्या है, एक बेस्ट योगा टीचर बनना। किसी भी तरीके का हम बन सकते हैं, कि एक नॉर्मल लेवल का हम अपने आप, पहले हम खुद हेल्दी रहेंगे, अपना योगा सेंटर रख करके अगर हमें नॉलेज होगी जॉइंट्स की, मसल्स की, तो हम किसी दूसरे पर्सन को ज्यादा बेहतर तरीके से करा सकते हैं। पोस्चर्स की, किस तरीके से कितना जोर हमें लगाना चाहिए, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो ये कब हमें पता होगा, जब हमें हमारी बॉडी के बारे में पता होगा। जैसे कि ये आपको लेडी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये उत्कट आसन में बैठी है और सामने वाली पैर फैला के बैठी है, ये इसको क्या खींच रही है, इसके शोल्डर को पीछे खींचा जा रहा है। अब जब इस लेडी को ये पता होगा ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट क्या होता है, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, और सबसे ज्यादा नाजुक अंग होता है ये। यानी कि जो ज्वाइंट होता है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस ज्वाइंट की ब्रेक डाउन होने की, टूटने की सबसे ज्यादा। जैसे कि हमारा हिप ज्वाइंट है और हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, 360 डिग्री पे ये मूव करते हैं। अगर थोड़ी सी भी हमने यहाँ पे झटका दे दिया तो तुरंत ये ज्वाइंट अलग हो जाएगा। तो इन चीजों का जब हमें जानकारी होगी
उस हिसाब से ही जो आप लोग जैसे कि जब फ्यूचर में योगा टीचर बनोगे तो उस तरीके से आप उस एक्सरसाइज को करवाओगे ना, क्योंकि आपको पहले ही पता है भी इस जॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपको रचना और क्रिया विज्ञान के बारे में पता होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पता होगा, उसके बाद में ही आप बीमारियों के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको पता है कि समाज में फैली हुई है कि बीपी की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। जब आपको यही नहीं पता वो कैंसर होती कहाँ पर है, होती कैसे है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। बीपी सबको है, सबको पता है अनुलोम विलोम करने से बीपी कम होता है। अब उसके और फिजियोलॉजी भी तो पता होने चाहिए, खाली इतना पता होने से आप उसको ट्रीटमेंट थोड़ी दे दोगे। हाँ, वो तुक्का लग गया बात अलग है भैया, आपने योगा सेंटर खोल दिया, अनुलोम विलोम कराया, उसको बेनिफिट मिल गया, किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब आपको इस टॉपिक की अच्छी जानकारी होगी तब आप एग्जैक्टली बताओगे इस एक्सरसाइज से ये बेनिफिट हुआ है, सूर्य वेदी से बीपी बढ़ता है तो ये रीजन है, इस वजह से बढ़ता है। अनुलोम विलोम से बीपी कम होता है, हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस होता है, तो उसके पीछे ये कारण है, तो हम साइंटिफिकली बता पाएंगे। और जब हम चीजों को साइंटिफिकली खुद जानते हैं और उन बातों को साइंटिफिकली जब हम बताते हैं तो क्या होता है, हमारी बात की वैल्यू होती है और हमें खुद पर भी विश्वास होता है और अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मैं बहुत बार मैंने क्या हुआ, बहुत हॉस्पिटल से मैंने कैंप लगाए, दिल्ली में लगाता रहता हूँ मैं, ऑनलाइन भी चलते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट्स में। तो लोगों की क्या छवि बनी हुई है मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा योग की क्या छवि है लोगों की दृष्टि में। आजकल डॉक्टर लोग ये समझते हैं कि योगा वाले झोला छाप हैं, और एक्चुअलिटी है ये 80-90% जो योग डिपार्टमेंट में है झोला छाप ही हैं। आप फील्ड में उतरो पता चलेगा आपको, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में योग शिक्षक हैं। और एक्चुअल में योग शिक्षक वही बन पाएगा जो इस टॉपिक का जानकार होगा। और इस टॉपिक का नाम क्या है बताए माइक खोल के। एनाटॉमी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस टॉपिक के बिना आप कभी एक्चुअल टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं और मॉडर्न लाइफ में साइंस की बातें ही मानी जाती है, डॉक्टर की बातें ही मानी जाती है, और बिना साइंटिफिकली प्रमाण के आप की कोई वैल्यू नहीं है। पेशेंट्स आएंगे आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, अब आपको पता ही नहीं एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर वेना क्या है, एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई का मतलब क्या है, एक्सरे में क्या होता है, बोन क्या होता है, बोन कैसे मिलके बनी है। जब आपको इन चीजों का ही नहीं पता होगा तो क्या आप उसकी रिपोर्ट देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, तुक्का मारोगे। और तुक्का कभी सही लगता है कभी गलत लगता है, सही लग गया तो भैया चलो ठीक है, गलत लग गया तो पेशेंट आपकी खाट खड़ी कर देगा। और किसी को थोड़ा सा भी नुकसान हो गया तो बन गए आप अच्छे शिक्षक, सीधा केस हो जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए अगर आपको एक्चुअल में योग शिक्षक बनना है तो ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। इसीलिए पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ने आपको बहुत जरूरी है। तो ये है हमारे इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य और विशेषता, ठीक है। और एमए के आधार पे देखूंगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम यहाँ पे एमए के और जेआरएफ को दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने कक्षा को पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात आप ध्यान मन से निकाल दीजिए, हम सिर्फ एग्जाम के लिए इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक एक्चुअल हमारे लाइफ में काम आने वाला है। हम चाहे स्कूल में जॉब ना लगे, यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर ना बने, हम नॉर्मल योगा सेंटर खोलेंगे, उस टाइम भी ये टॉपिक आपको काम आएगा।
इसीलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और आप सब लोगों को बहुत अच्छे से इसके नोट्स भी बनाने हैं और इन क्लासेस को रेगुलर भी लेना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग अपनी कॉपी लेके बैठे होंगे, पेन भी आपके हाथों में होगा और आप सभी लोग साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, ऐसे मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आप लोगों से। यस सर। अब मैं आगे का अपना कार्य शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं और इम्पोर्टेंस बता देता हूँ जिससे आपकी थोड़ा सा अंदर की क्यूरियोसिटी और जागेगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और उसके बाद में हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पहले इंटरेस्ट जागना बहुत जरूरी है कि हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। आने वाले टाइम में आप सभी लोग स्कूल में जॉब भी करेंगे, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में करेंगे, तो भी आपको ये टॉपिक जानकारी बहुत जरूरी है। आप प्रोग्राम देंगे, डेमोस्ट्रेशन देंगे, है किसी को कुछ नुकसान न हो जाए, किस एंगल पे बच्चे को ऐसे खड़ा करना है। चक्रासन में खड़ा कर दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इसने माउंटेन पोज का चुनाव किया, क्यों? क्योंकि ऊपर की हड्डी यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, और बच्चा खड़ा होएगा तो नुकसान नहीं होएगा। जबकि इसका विपरीत, अगर हम चक्रासन में अगर बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो नीचे वाले बच्चे की बैंड बच जाएगी। तो ये चीज आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको इस टॉपिक की जानकारी होगी, है। हॉस्पिटल्स में इतनी डिमांड्स बढ़ी है आजकल योगा की कि जिसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी, रामदेव जी ने इतना ज्यादा वर्क किया है, मानना पड़ेगा। उनके बिना पहले योग था लेकिन न के बराबर था, प्रचलन में बहुत कम था। लेकिन आजकल योग मेडिकल के लोग जानते हैं कि एज ए एलोपैथी को टक्कर दे रहा है हमारा योग, कि एलोपैथी में लोग कम जा रहे हैं, भैया योग करेंगे बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी। कैंसर में कैंसर वाले लोग भी आते हैं, कई बार कॉल्स आते हैं हमारे पास भी। तो लोगों का मेंटलिटी ये हो चुकी है कि योग हर बीमारी का सोल्यूशन है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो है भी। अगर आपको जानकारी सही है तो योग हर बीमारी का उपचार भी है। और एक चीज का भी ध्यान रखेंगे, जो चीज जितनी ज्यादा फायदा करती है उतना ही बड़ा उसका नुकसान भी होता है। सही जानकारी है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को ठीक कर सकते हो। अगर आपको जानकारी की कमी है, कम ज्ञान हमेशा ही विनाश लेके आता है, तो बहुत बड़ा समस्या आपके लिए हो सकती है। आप चाहे पार्क में कराओ, ग्रुप योगा कराओ, सेंटर पे कराओ, आपको इस टॉपिक की जरूरत है। चेयर योगा आप कराओ, कॉर्पोरेट में बहुत योगा हो रही है, तो डिपार्टमेंट बहुत सारे, आप यूनिवर्सिटी में जॉब करते हो वहां पर भी आपको इस टॉपिक की जानकारी बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर, और आज हम सिर्फ बेसिक ही अध्ययन करेंगे कि शरीर कैसे बना है, कैसे सेल का इंट्रोडक्शन, टिश्यू का इंट्रोडक्शन, और 11 के 11 सिस्टम का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। तो सामने चाहे प्रेजेंटेशन इंग्लिश में लिखी हो, आप घबराना मत उससे, मैं साथ साथ में हिंदी में आपको बताता जाऊंगा। तो और दूसरी बात, अपना माइंड मेकअप करके रखिए, ये जो टॉपिक है इसकी मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मैं खुद। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक की हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हिंदी। तो आप लोग भी, जैसे मैंने भी अपने आप को प्रिपेयर किया है, आप लोग इंग्लिश की टर्म इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी चाहे हिंदी में अलग चीजें पढ़िए, लेकिन जो मेन जो नेम्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में भी उनको वही बोलते हैं। ज्यादातर जो मेडिकल के हम वर्ड पढ़ेंगे एज इट इज इंग्लिश में भी उनको वही बोला जाता है और हिंदी में भी वही बोला जाता है, ज्यादातर समानता है। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि इंग्लिश से आप भागे ना, आप इंग्लिश में ही उन चीजों को याद कर लें। हाँ, जो सरल व्याख्या है वो हिंदी में पढ़ लो, और अपने हिंदी की, जैसे मैंने अभी डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की पुस्तक बताई है, ऐसी और भी बहुत सारी पुस्तक है मार्केट में, आप हिंदी भी ले सकते हो और इंग्लिश की बुक भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड साइंस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो, कोई मुझे बताएगा स्ट्रक्चर क्या है? शरीर की रचना। ढांचा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक तरीके से ढांचा, फ्रेमवर्क। जैसे कि हम घर को देखते हैं, घर का ढांचा क्या है?
पिलर लगे हैं, नींव लगी है, बीम लगा हुआ है, लेंटर लगा हुआ है, यही तो उसका ढांचा है, मेन आधार। इसके बिना तो घर का निर्माण ही नहीं हो सकता। अब उसकी आगे की डेकोरेशन तो बाद की बात है ना, आप फूल से सजाओगे, दीवारों पे पिक्चर बनाओगे, वो विषय तो अलग है ना। मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार तो पिलर है, ईंट है, रेता है, सीमेंट है, बजरी है, पानी है, मुख्य आधार तो यही है ना। तो एनाटॉमी में भी यही आएगा। एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं रचना विज्ञान। और ह्यूमन की हम स्टडी कर रहे हैं, मानव की कर रहे हैं, हम जानवरों की नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब कि शरीर का रचना विज्ञान। शरीर की रचना हुई कैसे है, जैसे कि घर का हमने देखा, अभी घर की रचना हुई कैसे है कि उसमें ईंट लगी है, बालू लगा है, रेता लगा है, सीमेंट लगी है, बजरी लगी है, पानी लगा है, सरिया लगा हुआ है उसके अंदर, ये उसकी रचना है। ऐसे ही हमारा शरीर कैसे बना है, शरीर में हड्डी है, मांस है, अलग अलग अंग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शरीर इनसे मिलके बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा शरीर रचना विज्ञान। और फिजियोलॉजी मतलब कि शरीर कैसे काम कर रहा है, फिजियोलॉजी कैसे काम होता है शरीर के अंदर। अब ढांचा तो बन गया, अब ढांचा तो डेड बॉडी का भी है और ढांचा हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा व्यक्ति का भी है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, कोई एक पर्सन मुझे बताएंगे? प्राणवायु इसमें है और उसमें प्राणवायु नहीं है। वेरी गुड। और बताएंगे कुछ और नए वर्ड में? स्टीयरिंग तो फंक्शनल ऑर्गन और नॉन फंक्शनल डेड बॉडी ऑर्गन। में भी एनाटॉमी तो है, रचना तो एज इट इज वही है। डेड बॉडी हो चुकी है उसकी, शरीर तो ऐसा कैसा उसका भी है, लेकिन फिजियोलॉजी नहीं हो रही है उसके अंदर। आप हम योग की भाषा में बोलेंगे प्राण नहीं संचरण हो रहा है, साइंस की भाषा में बोलेंगे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूरो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है उसकी, है हार्ट बीट नहीं हो रही है। ये मेडिकल वर्ड हो गए, बात वही है सारी। तो यही एक डेड बॉडी में और एक जो जिंदा बॉडी में यही अंतर है कि डेड बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी नहीं होती है, कुछ एक ऑर्गन की होती है, जैसे कि उसके बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उनको हम ना के बराबर मानते हैं। डेड बॉडी में ऑलमोस्ट 99% नहीं होती। तो क्या है, तो ये विशेष अंतर है कि जीवित व्यक्ति की पहचान ही ये है कि उसके अंदर क्रियाएं होंगी। अब सभी अंगों की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। फेफड़े अपने तरीके से काम करते हैं, हार्ट हमारा अपने तरीके से काम करता है, किडनी अपने तरीके से काम करती है, लीवर अपने तरीके से काम करता है, इंटेस्टाइन अपने तरीके से काम करती है, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी है। तो ये जो काम करने का जो तरीका है कि कौन कौन सी मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, कैसे एक्सक्रिएशन हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है, ये जो सारी जो एक्टिविटी है, कौन सा एसिड बन रहा है, कहाँ पे बेस बन रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के बाद में क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये सारे की सारी चीजें फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो मैं आप लोगों में से पूछ लेना चाहूंगा, तो मुझे बताएंगी भारती सिंह जी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? अपना कैमरा खोल के बताइए। चलो जी, आप बंद कर लीजिए, आसपास से बहुत शोर आ रहा है आपके, किसी और से पूछ लेता हूँ मैं। सर, ये मनुष्य की शरीर किस तरह से बने हैं, उसका जो रचना हुआ उसको एनाटॉमी बोलते हैं, और वह किस तरीके से कार्य करते हैं, जैसे ब्रेन किस तरीके से कार्य करता है, ये सबको फिजियोलॉजी बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने बताया है, सभी लोग इसी तरीके से इसको याद करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम का मतलब क्या है ना, तभी तो हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम गलती पता क्या करते हैं,
ज्यादातर टीचर भी यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, डायरेक्ट ही सिस्टम पढ़ाने लग जाते हैं। डायरेक्ट ही नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया, डायरेक्ट ही सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, और बच्चों को यही नहीं पता कि नर्वस सिस्टम है क्या, कहाँ है, किसके अंतर्गत आता है ना। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पर हम बैठे हैं। जैसे कि अभी हवन भी होता है, उसमें भी अलग अलग पूरे पहले अंतरिक्ष का नाम लिया जाता है, फिर एक पृथ्वी का नाम लिया जाता है, उसके बाद में देश का नाम लिया जाता है, देश में किस स्टेट में आप बैठे हो, किस डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हो, किस जगह में बैठे हो, फिर आपके गोत्र क्या है, नाम क्या, एक सूक्ष्म यानी कि स्थूल से सूक्ष्म आते हैं ना, बहुत बड़ी जगह से छोटे पे आते हैं ना। इसी प्रकार आप भी हमेशा ध्यान रखो, डायरेक्ट कभी सिस्टम पे, डायरेक्ट कभी फंक्शन पे मत जाओ, नहीं तो स्टूडेंट हमेशा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने अभी खाली टॉपिक का नाम का मतलब क्या है ये हमने पढ़ा। अब शरीर की बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, माइक खोल के बताएंगे? सेल। सेल। और सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका क्या है कि इससे, ये शरीर की बेसिक यूनिट है, इसके बिना शरीर की का निर्माण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे एक घर को बनाने के लिए घर की एक जो यूनिट होती है वो क्या बोलते हैं, उसको ईंट बोलते हैं। क्या एक ईंट से कोई घर बन जाएगा? नो सर। और क्या बिना ईंट के घर बन जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं बन सकता। तो वो छोटी 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 हमें हजारों ईंट चाहिए, तब जाके कोई एक घर बनता है। इसी प्रकार जो खाली सेल से घर का निर्माण, एक सेल से घर नहीं बन सकता, और बिना सेल के भी, यानी कि बिना सेल के भी बॉडी नहीं बन सकती हमारी। मैंने घर बोल दिया, सेल यानी कि बॉडी में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बॉडी की बेसिक यूनिट है। जैसे ईंट के बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार सेल यानी कि कोशिका के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। बेसिक यूनिट है, मतलब कि सेल होगी ही होगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और तो और, ये तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, धरती पे रहने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले, जितने भी जो जीवधारी हैं, सबकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। हाँ, सब में सेल अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स हजारों हैं, पता भी नहीं है कितने प्रकार के सेल होती हैं, लेकिन ये पता है कि सेल से मिलके हमारा शरीर बना है। अब सेल के बाद में आती है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उत्तक। माइक खोल के बताएंगे क्या कहते हैं टिश्यू को? उत्तक। वेरी गुड। यानी कि जब एक तरीके की, एक समान काम करने वाली बहुत सारी, और एक जैसे दिखने वाली ज्यादातर, जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलके टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। जैसे कि ये एक सेल दिखाई दे रही है आपको, और ये एक टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। एक इस टिश्यू के अंदर, इसमें हजारों सेल्स होंगी, एक सेल का टिश्यू नहीं बनता कभी भी, हजारों सेल से मिलके एक टिश्यू बनता है। हाँ, उन सेल की विशेषता ये होंगी कि वो एक जैसी होंगी, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक ही है, जबकि एक नहीं है, छोटे छोटे छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स बनी है, बना के एक पीस बना दिया ये, और इसको बोलते हैं टिश्यू उत्तक। अब टिश्यू के भी बहुत प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 4 इसके प्रकार होते हैं, हम आगे स्टडी कर लेंगे इसकी। अब जब टिश्यू जो है, टिश्युओं से मिलके बनते हैं अंग, और अंग को हम कहते हैं ऑर्गन। टिश्यू से मिलके क्या, किसका निर्माण होता है? अंग। अंग का, ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑर्गन का क्या नाम है? स्टमक। स्टमक। अमाशय, हिंदी में अमाशय बोलेंगे और इंग्लिश में स्टमक बोलेंगे। इस तरीके से ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, हजारों दुनिया भर के अंग है हमारे शरीर के अंदर। तो अब जो है ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के किसी एक काम को करें,
बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसी एक विशेष काम को किया जाता है तो उसको कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम यानी कि तंत्र, हिंदी में तंत्र या संस्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्र या फिर संस्थान। ठीक है। तो सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके सिस्टम बनता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ आया। अब सिस्टम, जैसे कि एक सिस्टम का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में काम है तो बहुत सारी चीजें। मैं अपने ही दिखा देता हूँ। जैसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र, तंत्र कहते हैं, संस्थान कहते हैं। जैसे कि संस्थान तो बहुत सारे हैं। ज्यादातर जो प्रचलन में है 11 संस्थान को मान्यता मिलती है। पहले 9 संस्थान भी कहे जाते थे, कुछ 10 बोलते हैं, ज्यादातर 11 बोले जाते हैं। पेपर में जो आता है ना क्वेश्चन 11 नाम से आता है, ज्यादातर 12 भी हैं। थोड़ा धीरे धीरे विकास हो रहा है कि और बढ़ रहे हैं। है? तो जैसे कि सांस लेने का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सांस जा रहा है हमारे नाक से होता हुआ पीछे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से नीचे यहाँ पे ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद में लंग्स आ गए। अब ये जो सुनील जी अपना माइक बंद कर लीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई जी, मैं लिख रही थी उसमें से। स्क्रीन शो सबको हो रही है, बाकियों को? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। मतलब अभी आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो। हो रही है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। मैंने जान के अपने ही लगाई है शो। ठीक है। सर वो पहले ये लो। 11 सिस्टम का एक बार नाम बता ये लो देते हटा दिया। फिर। आप लोग अपने दिख रहे होंगे। हाँ बताएंगे सर। बताएंगे, रुक जाओ, निश्चिंत रहो, सब बताया जाएगा। देखिए क्या है, जैसे कि नाक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकी है और हमारे फेफड़े हैं। ये जो हैं एक विशेष काम को कर रहे हैं। कोई बताएगा वो क्या काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना और वेरी गुड। छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना, इस काम को किया जा रहा है और ये विशेष ऑर्गन ही कर रहे हैं। तो वो ऑर्गन, वो ऑर्गन जो किसी विशेष स्पेसिफिक वर्क को करें, उसको, वो सारे के सारे ऑर्गन किसी से उसको एक सिस्टम में रखा जाता है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो बहुत सिंपल सा है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, मुंह से खाना खाया, दांतों ने चबाया है, जीभ ने घुमाया, लार मिली है, फिर अंदर गया, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में गया। ठीक है। डोडिनम, जेजुनम, इलियम, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत से बाहर निकल गया। अब ये सारे ऑर्गन आपको दिख रहे हैं। ये ऑर्गन किस काम को कर रहे हैं? डाइजेशन के काम को कर रहे हैं कि यहाँ से खाना अंदर गया, अंदर गया, उसको डिवाइड किया, यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब किया, खून में मिला दिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया। तो डाइजेशन के काम को पूरा कर रहे हैं, मेन डाइजेशन को। तो ये आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। ये सारे ऑर्गन, इसको बोलेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन। अब इस प्रकार और कितने सिस्टम हैं उनको हम आगे पढ़ते हैं। अभी इतना आशा रखता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा बेसिक आपको। यस सर। तो सेल्स जो है हम पढ़ लेंगे, सेल को बाद में विशेष रूप से पढ़ लेंगे। सेल के अंदर जैसे कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ये सुना होगा ना आपने उसका, वेदांत का वाक्य कि जैसा शरीर है या अंतरिक्ष है, उतना ही बड़ा अंतरिक्ष हमारे शरीर में है। और ये फैक्ट है। बाहर से हमें दिख रहा है कि खाली एक बॉडी है, जब इस बॉडी के अंदर जाएंगे ना, देखेंगे सेल को, तो हम देखिए कोशिका है ना, इसको तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए हमें देखने के लिए। ये माइक्रोस्कोप से फोटो ली गई है। अब देखिए सेल के अंदर भी देखो क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आगे और क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स का निर्माण होता है। कैसे कैसे, यानी कि ये हर सेल के अंदर भी पूरी की पूरी बॉडी हो रही है, पूरा अंतरिक्ष है अब एक सेल भी। इसीलिए ये वाक्य दिया गया यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जैसे ब्रह्मांड में है ऐसे ही हमारे शरीर में है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। शरीर इतना गहरा है, शरीर को जान जाओ ब्रह्मांड को अपने आप जान जाओगे। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने ये इस तरीके के वाक्य भी दिए, क्योंकि उनको इन चीजों का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने ये चीजें कही।
4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। इपिथेलियम टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, इसको बोलते हैं मांसपेशीय ऊतक। और नर्वस टिश्यू, इसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव, इपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस। ये ऑर्गन हो गए हैं अलग अलग। ये बॉडी सिस्टम जैसे दिख रहा है आपको, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेथेटिक और इम्यून सिस्टम है, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं श्वसन संस्थान। तंत्र या संस्थान बात एक ही है, श्वसन संस्थान। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन को बोलते हैं अंतःस्रावी संस्थान, अंतःस्रावी संस्थान। लिम्फेथेटिक या इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून को बोलते हैं प्रतिरोधक संस्थान। पर इम्यूनिटी की बात हो रही है ना कोरोना काल में, वो इम्यूनिटी के बारे में हम यहीं से पढ़ेंगे। जब इसके बारे में जानकारी होगी तो आप इम्यूनिटी के बारे में आपको पता चलेगा। इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इसमें इसको त्वचीय संस्थान कहते हैं, स्किन से रिलेटेड। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय संस्थान। स्केलेटल सिस्टम, कंकालीय संस्थान। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रक्त परिसंचरण संस्थान। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान। यूरिनरी सिस्टम, इसको मूत्रीय संस्थान भी बोलते हैं, इसको उत्सर्जी तंत्र भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्थान। ये हो गया हमारे सिस्टम का नाम। और ये हम बुक जो मैंने दिखाई है, वो बुक की भी स्टार्टिंग में ये चीज मेंशन होंगी। मैं बुक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और सरलता आ जाए पढ़ने के लिए। इसी की बुक का जो इंट्रोडक्टरी पेज है ये रहा। आप सभी लोगों को विजिबल होगी पुस्तक, बता देंगे एक बार। यस सर। देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी, आप पढ़ लेना अपने आप से। ये एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये यहाँ पर आपको इन पेज में मिल जाएगी, आप देख लेना। इन्हें ये चीज मिलेंगे सारी। सेल के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। ये देखो सिस्टम आ गए, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, त्वचीय संस्थान, स्केलेटल सिस्टम, अस्थि संस्थान है। कई लोग इसको भी मानते हैं अपने आप में, वैसे ये स्केलेटल के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको अलग से मानते हैं, तो 12 हो जाते हैं उस तरीके से। मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, सेंसी तो सेंसीज है, ठीक है। एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी रक्त परिसंचरण संस्थान, लिम्फोथेटिक मतलब कि इम्यून सिस्टम, लसिकीय संस्थान बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी की बात होती है इसमें। रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस कैसे ले छोड़े, उसका कैसे फंक्शनिंग होती है, श्वसन संस्थान के अंतर्गत आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का पचना, एब्जॉर्ब होना है, उसका बाहर निकालना है, ये अलग हो गया। ये तो मेटाबॉलिज्म, ये चीज। तो यूरिनरी सिस्टम, ये सिस्टम है। मूत्रीय संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार ये बुक में दिए हुए हैं, अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। आप सबको जिस सिस्टम आपको पढ़ना हो आप अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है जी। सर ये अनंत प्रकाश गुप्ता सर की बुक है। जी जी, मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में, आप देख लेंगे। इसकी पूरी PDF है। जिन लोगों के पास में पुस्तक नहीं है वो अपना पुस्तक को PDF से पढ़ लीजिए, और जिन लोगों के पास में पुस्तक मंगवा सकते हैं वो पुस्तक मंगवा लीजिए। और जो लोग पुस्तक मंगवाने में असमर्थ हैं वो लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ठीक है, आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप सभी के पास पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको सिस्टम्स को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मतलब कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें मैसेजेस के ट्रांसफर होते हैं। कि जैसे कि हमारे इसके अंदर जो मुख्य ऑर्गन है उसके अंदर ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है,
ये अलग अलग जो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है इसमें, जो पूरी बॉडी में जैसे दिखाई दे रही है ना, तार की तरह फैली हुई होती है, वो सर इसका नर्वस पेज सिस्टम। नंबर सर, क्या कह रहे हो आप? पेज नंबर। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो मुझे पूरी साल पढ़ाना है ना, पूरी साल का निचोड़ मैं आज के लेक्चर में दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मैसेजेस लिए जाते हैं और उन पे एक्टिविटी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ये आदमी है और यहाँ पे कि कोई मच्छर आया, मॉस्किटो आया और यहाँ पे काटा। अब ये देख तो उस तरफ रहा है और मच्छर आके यहाँ पे काट गया, तो क्या होगा, लेकिन इसको पता चल जाएगा भैया हाथ के इस वाले एरिया पर मच्छर ने काटा है, ये हाथ हिला देगा या फिर दूसरा हाथ आएगा और मार देगा मच्छर को, ये मच्छर भाग जाएगा। तो ऐसा एक्टिविटी जो हुई है ये हमारी नर्व्स की वजह से हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व क्या काम करती हैं, मैसेज को, जैसे कि मच्छर ने जब काटा, वो मैसेज कि हमारी स्किन के ऊपर एक मच्छर बैठा है, वो मच्छर काट रहा है, उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक गया। अब ब्रेन से मैं वहां से मैसेज रिलीज हुआ, ये तो गलत हो रहा है, इसको हटाओ मच्छर को यहाँ से, तो यहाँ से मैसेज आया और ये हाथ उठा और उठ के यहाँ पे उसको मच्छर को चिपका दिया, मच्छर का आराम नाम सत्य कर दिया। तो आंखों ने देखा नहीं है लेकिन फिर भी काम हुआ है। तो बताएं ये काम कौन से सिस्टम के अंतर्गत हुआ है? नर्वस सिस्टम है, मतलब कि जो मैसेजेस का काम है जो होना है, जैसे कि हमारे सामान्य रूप से हम तुलना करते हैं कि जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, एक तरीके से नर्वस सिस्टम की तरह ही है, एक्टिविटी अलग अलग जगह से आ रही है, जा रही है, काम किए जा रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं श्वसन संस्थान। इसके अंतर्गत क्या होता है, सांस लेना छोड़ना दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल यानी कि जो अंतः श्वसन, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कि बाह्य श्वसन। जैसे कि नाक से सांस गया, गले से होता हुआ है, श्वास नाल से होता हुआ हमारे फेफड़ों में गया, और फेफड़ों में यहाँ पे एल्वोलाई होती है। जो आजकल कोरोना नाम का वायरस फैल रहा है वो एल्वोलाई, जैसे दिख रहा है ना, एल्वोलाई गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है। तो एल्वोलाई में क्या होता है कि वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, वो गैस खून में जाती है और खून की जो वेस्ट जो CO2 है वो वापस हमारी एल्वोलाई में होती हुई वो वापस हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। ये होते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक इसी प्रकार वो ऑक्सीजन हमारे खून में गई और अंदर जाके वो सेल्स या फिर टिश्यू के पास में जाकर के वहां पे ऑक्सीजन उसको देती है और वहां से CO2 वापस ले लेती है। तो ये वहां पे जो अंदर जो एक्सचेंज हुआ उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, अंतः श्वसन। और प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए ना शुरू से। बता देंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे दोबारा से, अभी 10 मिनट रह गया है, हम एक बार कम से कम एक बार इंट्रोडक्शन कर लें 11 के 11 सिस्टम का। और अभी ध्यान कर लीजिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये अपने माइंड में बिठा लो आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि है क्या टॉपिक में। इसमें सांस लेना और सांस छोड़ना है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है उसमें। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें क्या होती है, अनेकों ग्लैंड होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है, ओवरी है, जेंट्स में यहाँ पे टेस्टिज होती है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ग्लैंड सेम होती है। तो ये जो चीजें हैं, इन ग्लैंड्स के बारे में जो स्टडी की जाएगी, हार्मोन्स के बारे में जो स्टडी की जाएगी, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आएगी कि कैसे हार्मोन काम करते हैं, कैसे जो एक्टिविटीज एकदम से किसी का मूड अच्छा हो जाता है, एकदम से कोई कैसे गुस्सा हो जाता है। इन चीजों के बारे में आप तभी अच्छे से पढ़ पाओगे जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता होगा।
क्योंकि ये हार्मोनल चेंज होते हैं। कैसे लड़कियों को भी गाल पे बाल आ जाते हैं, होता है होगा, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। कैसे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरह हो जाते हैं, ये हार्मोन्स की वजह से होती है। जब हार्मोन परिवर्तन होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, और योग का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है हार्मोन्स के ऊपर। अलग अलग जो हमारे चक्र हैं, जो जितने भी चक्र हम पढ़ते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ट, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये सारे चक्र हमारी अलग अलग ग्रंथियों से संबंधित है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स को और हार्मोन्स को पढ़ेंगे। एक ये अगला सिस्टम है, इसको लिम्फेथेटिक सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, और हिंदी में इसको लसकीय संस्थान या प्रतिरोधक संस्थान बोला जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में कि कैसे शरीर, जैसे कि बाहर का कोरोना वायरस आया या इसके अलावा और भी बहुत तरीके के हजारों वायरस डेली हमारे शरीर में आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये कोरोना नाम ऐसा रहा है, थोड़ा हैवी है तो ये रुक गया हमारी बॉडी में, नहीं तो आते जाते रहते हैं वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर। तो हमारा शरीर कैसे उसका सामना करता है, कैसे उस बैक्टीरिया जो शरीर में खाने की वजह से आ गया या सांस के जरिए आ गया, वो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, उसको मार देते हैं। फाइट होती है शरीर के अंदर। शरीर जीत गया तो हम जिंदा है, शरीर हार गया तो हमारी डेथ हो गई, जैसे भी कोरोना में हो रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो वायरस खत्म, और जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है वो आदमी खत्म। तो दो ही काम होंगे, जियो या मरो। तो ये इम्यूनिटी के बारे में जो स्टडी होगी वो लिम्फेथेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम के अंतर्गत होगी। इंटुगमेंट्री सिस्टम, इसको बोलते हैं त्वचीय संस्थान। इसमें हम नाक, जो हमारे नाखून हैं, स्किन की जो ग्लैंड्स है, जो बाल है, इन चीजों के बारे में स्टडी की जाती है। तो ये इंटुगमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती है चीजें। मस्कुलर सिस्टम, हमारा शरीर लगभग बोला जाता है कि 650 मसल्स है हमारे शरीर में। तो शरीर में 650 मसल्स से मिलके हमारा शरीर बना है। कि हमने हाथ उठाया है, पैर उठाया है, कौन कौन सी मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो रही है, मसल्स कैसे काम कर रही है, कैसे क्रैम्प्स आ रहे हैं, इस तरीके से। जैसे हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, हम बेंडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो मसल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी शरीर की एक्सटर्नल मसल्स है, इंटरनल मसल्स हैं, ये सारा का सारा जो चीज है ये मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अगला हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं कंकालीय तंत्र। इसके बारे में सिर्फ ढांचा है, हमारा शरीर बना कैसे है, कौन कौन सी है, जैसे कि लंबी हड्डी है, शॉर्ट बोन है, इरेगुलर बोन है, चपटाकार की है, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके की हड्डियां हमारे शरीर में हैं। कितनी हड्डियां हैं शरीर में? बच्चे के शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, बड़े होने के बाद में 206 हड्डी हो जाती है। 206 हड्डी कैसे होती है, कैसे वो काम करती है, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे हड्डी मिलके बनी है, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी जो स्टडी है ये स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आएगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको रक्त परिसंचरण संस्थान भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विशेष रूप से हार्ट के बारे में पढ़ा जाता है कि हार्ट का क्या फंक्शनिंग है। सेंटर पॉइंट इसका हार्ट है। हार्ट से कैसे खून हमारे जाता है, कैसे वो शरीर में मूव करता है आर्टरीज के जरिए, कैसे वेन्स के जरिए वापस हार्ट में आ जाता है। ये जो सारा आर्टरी, वेन्स और हार्ट के स्ट्रक्चर जो पढ़ा जाएगा, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी जाएगी, वो सारा का सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्थान, कि कैसे हमने खाना खाया, कैसे वो शरीर में गया, कैसे अलग अलग ग्लैंड्स ने काम किया, कैसे वो खाना हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, और कैसे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया गया एनएस के जरिए। तो यानी कि ये मुंह से लेकर के एनएस तक की जो स्टडी की जाती है, ये इसके अंतर्गत जितने भी अंग आएंगे, उन अंगों की जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी पाचन संस्थान के अंतर्गत आएगी। यूरिनरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र इसको बोलते हैं। इसमें बाहर की यानी कि यूरिन से रिलेटेड स्टडी की जाती है, जैसे कि यूरिन कैसे बनता है, कैसे निकलता है, यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं,
कौन से सेल्स इसमें वर्क करती हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें वर्क करते हैं। जैसे कि 2 किडनी है, मुख्य रूप से किडनी की स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत। किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं, उसमें कैसे पीसीटी डीसीटी होती है वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे खून आता है और खून से यूरिन कैसे बन जाता है? खून लगभग 99% आता है और 99 का 1% ही यूरिन बनता है मुश्किल से। जैसे कि एक दिन में हमारे किडनी में लगभग 100 लीटर खून आया, 100 लीटर, और 100 लीटर का लगभग 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन बना, तो बाकी का 99% कहाँ गया? वापिस खून में मिला देना। ये सारा का सारा काम है वो किडनी के अंतर्गत ही आता है। इसमें स्टोन बनना, ये बीमारियां इसके अंदर स्टडी की जाती है। यानी कि ये जो फंक्शनिंग हो रही है इसको हम मूत्रीय संस्थान या उत्सर्जन तंत्र या यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत हम गिनते हैं। लास्ट का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि मानव प्रजनन संस्थान। इसके अंदर जैसे कि मेल के प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टडी करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी की जाती है। जैसे कि मेल में क्या होता है? पेनिस होता है, यूरेथ्रा होती है, टेस्टिस होती है जो बॉडी के बाहर होती हैं, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अंदर होते हैं। इसमें ओवरी के बारे में हम पढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में स्टडी की जाती है, वेंजाइना, सर्विक्स, यहाँ पे यूट्रस में बच्चा बनता है 9 महीने में, यहाँ पे उसका पालन पोषण होता है, 9 महीने के बाद में बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये जो इसमें जन्म से रिलेटेड, यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, 2 से कैसे तीसरे व्यक्ति का निर्माण हो रहा है, इसके बारे में, और इसमें जो जो ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में जो स्टडी करेंगे, ये स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का जो मेन खाली इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी क्लास, वो हमारी सर नमस्ते। नमस्ते जी। रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज देना सर प्लीज। रिकॉर्डिंग चिंता मत करो, भेज देंगे, वो बिना कहे मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई और विशेष आपको समस्या हो तो आप बता दीजिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं देखिए, आप इसको अपने लाइफ की दृष्टि से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो किसी का कोई मुख्य डाउट हो तो बता दीजिए, या फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग के जरिए रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों का। ठीक है, तैयार हो सभी रिवीजन के लिए? सर हमारे पास बुक नहीं, बुक कैसे मिलेगी सर? पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे आपको लिंक मिला है ना, मैं उन्हीं ग्रुप्स में आपको। आप कहाँ से हो अखिलेश जी? सर हम हैं मिर्जापुर से, बनारस में रहते हैं अभी। लिंक कहाँ से मिला आपको? लिंक में एक MDY ग्रुप करके है। अच्छा, MDY हमारे ग्रुप में हो आप? ठीक है, तो MDY में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर उसमें भी कुछ दिन से सर उसमें अभी कुछ दिन से नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं हमको। कोई एक और हैं सुबोध जी, वो हमको लिंक भेजिए, वो भी MDY ग्रुप में है, वो शायद दूसरे ग्रुप में है। हाँ, कई ग्रुप हैं जी, MDY के 7 ग्रुप हैं, किसी एक ग्रुप में आप रहो, बराबर मैसेज आएंगे उसमें। ठीक है, ओके सर। और बाकी आपके जो और जानने वाले लोग हैं, आप उन लोगों को मैसेज दे सकते हो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, कितने भी लोग आओ, क्लास अटेंड करो, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। 50 लोग अटेंड करो, 200 लोग अटेंड करो, जितने ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप अपने और अपने जानने वाले साथियों को भी मैसेज दे सकते हो। हर किसी के लिए कक्षा निःशुल्क है, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से एंजॉय करो, आगे आप लोग आगे बढ़ोगे, मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। सभी लोग किताबें खरीद लीजिए। ठीक है, और मैं दोबारा से फिर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों के पास समर्थ हैं, जो लोग पुस्तकें खरीदने के लिए, वो जरूर पुस्तक खरीदिए। जो बहुत ज्यादा, क्योंकि पेंडेमिक कंडीशन है, हम समझते हैं आज का पीरियड बड़ा ही डेंजरस पीरियड चल रहा है, कई लोगों को बड़ी ही आर्थिक रूप से समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा जिनको समस्या है किताबें खरीदने में, वो अलग से मुझसे संपर्क करें, आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के जरिए हम रिवीजन करेंगे। तो जिन लोगों, सब लोग मैसेज से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो बाकी मैसेज करेंगे, और जिसका इंडिविजुअली नाम लिया जाएगा वो तुरंत माइक कैमरा खोल के आंसर करेगा।
ठीक है, चलिए पहला आज का मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मैसेज करें सभी लोग। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, और मुझे बताएंगे गरिमा पांडे जी। आप मुझे बताएंगे इसका मीनिंग है क्या। सर मानव शरीर का जो रचना है उसके बारे में बताया है कि कैसे शरीर है, मतलब स्ट्रक्चर बताया है सर उसके बारे में, और उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है सर वो बताया गया है। उसमें उसके सिस्टम के बारे में जानकारी दिया गया है। अच्छा, एनाटॉमी में क्या होता है और फिजियोलॉजी में क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। सर जो एनाटॉमी है ना वो शरीर की ढांचा है, समझ सकते हैं, और जो फिजियोलॉजी है उसमें जो फंक्शन जो कार्य करता है वो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ढांचा से भी ज्यादा सटीक उत्तर रहेगा रचना, रचना, जी सर जी, क्योंकि ढांचा शरीर तो की एक रचना पार्ट है। है, जैसे कि स्केलेटल तो एक जी पार्ट है, उसके अलावा और भी चीजें हैं ढांचे के अंतर्गत, मांस भी आता है, मसल्स भी आती है ना। तो रचना जी शरीर जी की जी कैसे हुई है, ये सारी की सारी एनाटॉमी में आएगी, और जी सर, कैसे वो काम क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, वो सारे के जी सारे जी जी फिजियोलॉजी में आएगी। ठीक है, थैंक यू। जी सर। बाकी मैसेज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कल्याणी जी, रेणु जी, प्रिया जी, सभी लोग मैसेज में पार्टिसिपेट कीजिए। क्या होगा ना, जब आप टाइप करोगे ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे एक्चुअली में, इसलिए टाइप करो। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम के बारे में शॉर्ट में मैसेज करें सभी। शॉर्ट में बताना है कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, और सिस्टम क्या है, और इसके बारे में मुझे बताएंगी नीलू सोनी जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते, माइक कैमरा खोल के बताएं जी। जी सर। सर जो सेल होता है ना वो बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी के बेस पे पूरा बॉडी बनता है। जैसे एक घर में ईंट लगता है ना, ईंट की कोई गिनती नहीं होती है, उसी तरह से सेल होता है। सेल बहुत सारे लगते हैं, और जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। फिर उसके बाद कई सारे सेल या कोशिका जब एक होते हैं तब बनता है कई सारे सेल्स से बनता है टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं ना वो कई सारे सेल्स से निर्मित होते हैं, और कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन्स बनता है, मतलब बॉडी के अंग बनते हैं, और ये कई सारे अंग मिलकर कोई एक सिस्टम को बनाता है। तो इस तरह सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है जिसको सेल बोलते हैं, उसके ऊपर होता है टिश्यू जिसको ऊतक बोलते हैं, और उसके बाद बनता है अंग जिसको ऑर्गन्स बोलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच नीलू जी। अब मुझे दिव्या भारती जी बताएंगी, सिस्टम की और अच्छी परिभाषा बताइए। दिव्या भारती जी, माइक कैमरा खोल के अपना आंसर कीजिए। सर कैमरा नहीं खोल सकते सर। बताइए। सिस्टम सर यही सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आप खाली सिस्टम में एक्सप्लेन कीजिए, सिस्टम थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताइए, सिस्टम में क्या होता है, क्या हर एक ऑर्गन को सिस्टम बोल देंगे, या कोई क्या विशेषता होगी सिस्टम? नहीं सर, जैसे सिस्टम उसे बोलेंगे जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके, मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। मतलब हर सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, सबका स्पेसिफिक होता है। जैसे और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, ऐसे। वेरी गुड। वर्षा वाधवानी जी मैसेज में बहुत अच्छा टाइप किया है। वर्षा जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर कीजिए, बाकी मैसेज कीजिए, मैसेज रीड कर रहा हूं मैं सब लोगों के। सर जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक काम को करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है सिस्टम। ठीक है, क्या हम जैसे कि जो हमारे फेफड़ा भी एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक भी एक ऑर्गन है, क्या इसको हम सिस्टम बोलेंगे इन दोनों ऑर्गन को?
ये सारे जो ऑर्गन होते हैं वो मिलकर के मतलब जो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे आपने बताया था कि माउथ से खाएंगे वो अंदर जा करके छोटी मतलब छोटी आंत में मिलेगा, फिर बड़ी आंत के जरिए एनस से बाहर निकलेगा। तो जब ये पूरा एक स्पेसिफिक जब ये काम होता है तब उसको सिस्टम कहते हैं। तो क्या फेफड़े और पेट दोनों कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं? फेफड़े तो सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी से होता है और पेट डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित वेरी होता है। गुड, यही अंतर समझना आप लोगों को, यानी कि वो ऑर्गन जो स्पेसिफिक वर्क को करते हैं वो ही सिस्टम में आएंगे, अदर नहीं आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, इन सिस्टम के नाम सभी लोग टाइप कीजिए। चलो मैं देखता हूं कि सबसे पहले टाइप कौन करेगा। 11 के 11 सिस्टम के नाम सबसे पहले कौन टाइप करके भेजेगा? हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, आपकी मर्जी, उसी को फिर माइक खोलने का मौका मिलेगा। कम ऑन, कौन बनेगा सिकंदर? देखते हैं। कम ऑन कम ऑन, मैसेज कीजिए। बहुत बढ़िया नीरज जी, आपने हिंदी में टाइप किया था पीछे। करो जी करो। अरे वाह नीरज जी, सबसे पहले। नीरज जी चलो जी, माइक कैमरा खोल के बताएं आंसर। भैया मैं कैमरा तो नहीं खोल पाऊंगा, मैं कहीं दूसरी जगह बैठा हूँ, मैं बोल देता हूँ कोई वैसे। बात, बताइए। जी जी जी। नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, लैम्पेटिक, एंटोगोमेट्री सिस्टम, मस्कुलर, स्केलेटल, कार्डियो, डाइजेस्टिव, यूरिन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। अब हल्का इंट्रोडक्शन हम अलग अलग सिस्टम का ले लेते हैं। बाकी लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, वर्षा जी का, गौरी जी का, राधिका जी का, खुशबू जी का, भावना तिवारी जी का, ममता जी का। भावना जी चलिए आप हमें बताइए, 2 लाइन में बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। श्वसन तंत्र के बारे में बताया जाता है कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो कैसे आपके बॉडी फंक्शन पे कार्य करता है। बहुत बढ़िया आपने बताया है। ममता मैडम बताएगी नर्वस सिस्टम में क्या होता है, 2 लाइन में बताना है सिर्फ। सर तंत्रिका तंत्र है ये, और इससे हम मैसेजेस बाहर से लेते हैं और बॉडी में किस तरह से संचार होता है, जिसमें आपने 2 तरह का बताया था, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो वो बहुत किस अच्छा तरह आपने से बताया, वेरी गुड। मैसेज आता है। प्रेरणा जी हमें बताएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है। प्रेरणा जी। इसमें हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। और कि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? सर ग्लैंड से, ग्रंथियों से निकलते हैं, ठीक है। ग्लैंड से निकलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इंटोगोमेंट्री सिस्टम के बारे में मुझे बताएंगे मनोज पाल जी। इंटोगोमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है जी? सर इसमें हम जैसे हमारे बाल होते हैं ना, नाखून होते हैं, इनकी सर स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। नाखून, स्किन, बाल तो हैं, ये सारी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे अखिलेश योगा के नाम से जो आईडी है वो बताएंगे मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है। सर इसमें हमारे मांसपेशी के बारे में बताया था कि मतलब कोई कार्य करते हैं उसमें कितने मांसपेशी का यूज होता है, कितने क्या कार्य करते हैं। वेरी गुड, मसल से रिलेटेड चीजें की इसमें स्टडी की जाती है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे, प्रिया मैडम बताएंगी कि स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। सर आवर बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर उसमें कैसे बनी हुई है वो बताते हैं। नहीं, थोड़ा और अच्छा बताया जा सकता है, मैसेज में आंसर सही आ रहे हैं, थोड़ा और अच्छा बताइए आप। सर हमारी बॉडी कैसे बनती है, ये बताते स्केलेटन सिस्टम में। ना जी ना ना ना, वो तो एनाटॉमी की डेफिनेशन दे रहे हो आप। तो बनती तो मसल से भी, क्या मसल से भी स्केलेटल सिस्टम में आएगी क्या? नहीं सर, जैसे बोन्स से रिलेटेड स्केलेटन सिस्टम में आएगा। हाँ अब आया ना आंसर, ये है ना कंप्लीट आंसर। शरीर का ढांचा जो
हड्डियों से मिलके कैसे वो ढांचा बना है उसकी स्टडी की जाएगी, ये आएगा स्केलेटल सिस्टम में। वेरी गुड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शिवानी त्यागी जी मुझे बताएंगे। शिवानी जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज, किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? राहुल जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितना भी रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल और फीमेल का, वो सब ऑर्गन्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। जैसे कि मेल में यूरेथ्रा, फीमेल्स के अंदर वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, ये सब चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल बाबरा मैडम मुझे बताएंगी, आप मुझे बताएंगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ब्लड किस तरीके से प्योर होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, अगला क्वेश्चन मेरा है भावना तिवारी जी से। भावना तिवारी जी मुझे बताएंगी कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है? मूत्र संस्थान के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें किडनी के द्वारा यूरिन का कैसे प्यूरिफाई होता है, ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी पे, इसके बारे में बताया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन तो गलत बोल दिया आपने। नहीं, मतलब यूरिन का ठीक है। और ब्लड को कैसे, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 100 लीटर अगर हमारे बॉडी पे ब्लड है तो वो कितना यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है और कितना बच रहा है, इसके बारे में किडनी के थ्रू बताया जाता है। मेन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमने सारे सिस्टम पढ़ लिए ना, ठीक है। तो अब किसी का कोई विशेष डाउट हो तो आप बता सकते हो, फिर हम शांति पाठ करके छुट्टी करते हैं। 10 मिनट ज्यादा हो गया आज का। चलिए, कमर गर्दन सभी सीधा कर लीजिए, हम शांति पाठ करते हैं। धीमे लंबे श्वास भरें और धीमे लंबे श्वास छोड़ें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, अपनी आंखों को लगाएंगे और धीमे से आंखें खोल। सभी को सादर प्रणाम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से स्टडी करते रहो। प्रणाम सर। क्या क्लास का सर यही टाइम रहेगा रोज? मंडे को ऑफ रहेगा।